और आगे बढ़ने से पहले दिन भर की तमाम अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिन भर क्या हुआ, एक नजर इस पर। तो लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए आज 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश दे दिए। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव शामिल हैं। इनके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश भी इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक्शन चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। इस बीच अब चुनाव प्रचार भी धीरे धीरे तेजी पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर जमकर हमला बोला। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए हर मां बेटी शक्ति का रूप है। पीएम मोदी ने कहा कि वो इनको शक्ति के रूप में पूजते हैं और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। राहुल गांधी के दावे पर महाराष्ट्र बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं वो बेबुनियाद है और वो सोनिया गांधी से नहीं मिले थे। अशोक चव्हाण ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। रविवार को मुंबई की रैली के दौरान राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए दावा किया कि महाराष्ट्र के एक नेता ने उनकी मां के सामने रोते हुए कहा था कि वो जेल नहीं जाना चाहते। अशोक चव्हाण ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वे उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं तो ये बेबुनियाद है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है। उनके पास पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है। माना जा रहा है कि चुनावी राजनीति में फिर से प्रवेश करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सुंदरराजन 2019 तक तमिलनाडु बीजेपी की प्रमुख रही हैं। सितंबर 2019 में उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और संभावना यह है कि बीजेपी की ओर से जारी होने वाली तीसरी सूची में उनका नाम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी 21 मार्च तक दें। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट में दाखिल करें और उन्होंने सारी जानकारी दे दी है, इस बात का उसमें जिक्र करें। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सीबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकती, इसके लिए आप आदेश का इंतजार करें। माफ कीजिएगा, सीबीआई ने एसबीआई के बारे में जो टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका यहां पर जिक्र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को वोट देने और विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने की इजाजत भी नहीं दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने दल बदल विरोधी कानून के तहत कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जैन पिछले साल 26 से मेडिकल बेल पर हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और राज्यपाल आरएन रवि के बीच खींचतान जारी है। राज्यपाल ने आज पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। उनकी विधायकी चली गई थी। बाद में कोर्ट ने पोनमुडी की विधायकी बहाल की। अब राज्यपाल उन्हें फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इधर यूपी के रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल की जेल की सजा हो गई है। इसके साथ ही 3 दोषियों को 5-5 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई है। इनमें रामपुर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भी शामिल है।
16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चारों लोगों को दोषी करार दिया था। सीतापुर जेल में बंद आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने आए आरोपियों ने जमकर हंगामा किया था। और अजमेर में साबरमती आगरा कैंट ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। इससे साबरमती एक्सप्रेस के इंजन और 4 कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में 3 यात्री घायल हुए हैं। घटना के समय पैसेंजर गहरी नींद में सो रहे थे। यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और 2 का रूट बदला गया। रेलवे के मुताबिक डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। टीसीएस में कल एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। इस ब्लॉक डील के जरिए टाटा सन्स कंपनी के 2 करोड़ 34 लाख शेयर या अपनी करीब 0.65% हिस्सेदारी बेच सकती है। इस डील की वैल्यू करीब 9,120 करोड़ रुपए हो सकती है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 4,001 रुपए प्रति शेयर हो सकता है, जो मौजूदा भाव के करीब 3.6% डिस्काउंट पर है। टीसीएस के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 72.41% हिस्सेदारी है। बीएटी यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी ने $2 अरब का बायबैक शुरू किया है। बीएटी ने यह बायबैक भारत के आईटीसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के बाद यह कदम उठाया है। बीएटी ने आज बताया कि आईटीसी में हिस्सेदारी बेचने से उसे 1 अरब 57 करोड़ पाउंड की आमदनी हुई थी और वो इस साल और अगले साल अपने खुद के शेयरों में से 1 अरब 6 करोड़ पाउंड का बायबैक करेगी। आईटीसी में अभी भी बीएटी की 25% हिस्सेदारी है। वेदांता की प्राइवेट होल्डिंग एंटिटी एसपीटीएल यानी कि स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने भारत में 3 पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को सिंगापुर बेस्ड सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी के साथ अपने जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर दिया है। भारत में 3 पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट अभी भी अंडर डेवलपमेंट हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट किश्तवाड़, नांगल बीबरा और फतेहगढ़ में है। ये कंपनी पावर केबल कंडक्टर ओपीजीडब्ल्यू की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी है। दिल्ली में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ में 3,000 से ज्यादा भावी उद्यमी शामिल हुए। इसमें अलग अलग सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स नए नए आइडिया पेश कर रहे हैं। इस महाकुंभ में शामिल ड्रिग्ना टेक के एमडी और फाउंडर के मुताबिक डिजिटल तरीके से देश के रिमोट एरिया में हेल्थ केयर और शिक्षा की पहुंच आसान होगी। स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल स्पेशलिटी के सीईओ अभय तिवारी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक से सड़कों की मॉनिटरिंग आसान होने वाली है। उन्होंने कहा कि एआई और तकनीक के जरिए डिजाइन समेत आपात स्थिति से आई दिक्कत को भी दूर किया जा सकता है। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने 4 महीने के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को 240 करोड़ रुपए के शेयर्स गिफ्ट किए हैं। नारायण मूर्ति ने पोते को इन्फोसिस में 15 लाख शेयर्स दिए हैं, जो 0.04% हिस्सेदारी के बराबर है। शेयर्स गिफ्ट करने के बाद इन्फोसिस में मूर्ति की हिस्सेदारी अब 0.40% घटकर 0.36% रह गई है। कंपनी ने आज स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी। 10 नवंबर को नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति और बहू अपर्णा कृष्णन माता पिता बने थे। नारायण मूर्ति ने पोते का नाम एकाग्र रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में अपने उन बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है।